महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने के लिए बीजेपी और शिवसेना के दरमियान रस्साकशी जारी है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर कायम है, तो वहीं बीजेपी शिवसेना को छोटे भाई के दर्जे पर ही रखना चाहती है। शिवसेना तर्जुमान संजय रावत का कहना है कि हम हुकूमत के भूखे नहीं है। हुकूमत जमहूरियत का कत्ल करने के लिए ये हमारा काम नहीं है। शिवसेना हमेशा इस तरह की सियासत से दूर रही है। हमारे पास विकल्प और भी है, लेकिन उस विकल्प को स्वीकार करने की मजबूरी या पाप मैं नहीं करना चाहता हूँ। शिवसेना सत्य और नीति की राजनीति हमेशा करते आई है। सत्ता की भूखे हम नहीं है, और सत्ता के लिए कुछ भी करना, लोकतंत्र का मर्डर करना, हाँ, और किसी को साथ लेकर जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़े, नैतिकता के पाठ पढ़ाए, ऐसे बहुत से है। शिवसेना ने हमेशा इस प्रकार की राजनीति से अपने आप को दूर रखा है। तकरीबन 5 दिन हुए हैं आपका प्री पोल अलायंस है बीजेपी के साथ, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है सत्ता स्थापन करने में? हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में इमीडिएटली जो है वो सत्ता भी स्थापन हो गई, शपथ। देखिए, यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है। तो कौन है यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया और चुनाव लड़े हैं। और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर ये सब आप देखें तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है कितनी पेचीदा हुई है। में हुकूमत तश्कील देने के लिए बीजेपी और शिवसेना के दरमियान रस्साकशी जारी है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर कायम है। वहीं जरा के हवाले से महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2.5 साल वजीर आला के ओहदे के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई थी। शिवसेना की जानिब से कोई तजवीज पेश नहीं की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिल बैठकर इस ताल्लुक से बात करेंगी। इस ताल्लुक से शिवसेना से ऑफिशियल और अनऑफिशियल बात हो रही है। दूसरी तरफ अमित शाह कल की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय काकड़े ने दावा किया है कि शिवसेना के 45 एमएलए बीजेपी के राब्ते में है। रियासत में शिवसेना के 9 मुंतखब अरकान असेंबली बीजेपी के साथ हुकूमत साजी के लिए हाथ मिलाने पर राजी है। त्यांच्या आमदारांना काही मंत्र्यांना सवय झालेली सत्तेची। अब्दुल सत्तार हे गेले 90 दिवस झाले ह्या पक्षात आलेत। त्यांना माहीत नाहीये, त्यांना विरोधात बसायची सवय। मला वाटत नाही की माननीय उद्धव साहेब ठाकरे शरद पवारांबरोबर जातील, कारण शरद पवारांनी शिवसेनेला कसं तोडलंय, कसं म्हणजे वरबडलंय हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे। नारायण राणे असतील जे आता आमच्या पक्षात आहेत, किंवा राज ठाकरे असेल, किंवा तुमचं गणेश नाईक असेल, छगन भुजबळ असेल, ही शिवसेना सगळी तोडफोड जी केलेली आहे। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच चल रही सियासी खींचतान पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ फडणवीस बयान देते हैं कि किसी तरह की तजवीज़ शिवसेना ने पेश नहीं की, दूसरी तरफ शिवसेना कह रही है कि अमित शाह से 50-50 के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है, मीटिंगें हुई, बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे दोनों ही पार्टियों के बीच जो खींचतान है मुख्यमंत्री पद को लेकर वो बढ़ती चली जा रही है। सुबह देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि इस मुद्दे पे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद तुरंत संजय राउत का बयान आता है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अमित शाह से जो इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई थी और फडणवीस वहीं पे मौजूद थे। उसके बाद हमने ये देखा कि 4 बजे के लगभग जो है शिवसेना और बीजेपी के नेताओं की एक बैठक बुलाई जानी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है देवेंद्र फडणवीस के बयान से नाराज हो गए। उन्होंने आज की बैठक कैंसिल कर दी और सिर्फ सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पे जो है भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के बीच जो है खाली बैठक हुई है, और अभी जो है बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है। और चंद्रकांत पाटिल ने साफ तौर पे कहा है कि अंतिम निर्णय जो है वो फडणवीस, अमित शाह, उद्धव ठाकरे जो है लेंगे। और ये भी खबरें आ रही है कि 2 तारीख को अमित शाह मुंबई आ सकते हैं और इन दोनों ही पार्टियों के बीच चल रही खींचतान में मध्यस्थता करके कोई न कोई सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कल 30 तारीख को जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक है और उसमें
देवेंद्र फडणवीस का विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। और उसके बाद जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगर शिवसेना साथ नहीं आती है तुरंत इस मुद्दे को लेकर, तो कहीं ना कहीं फडणवीस जो है वो राज्यपाल के पास जा सकते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और एक बार जब फडणवीस की शपथ हो जाती है तो उसके बाद जो है 15 दिन का समय उन्हें दिया जा सकता है कि आप बहुमत साबित करें, तो फिर शायद जो है शिवसेना से बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी की अगर बातचीत की बात करें तो दोनों ही पक्षों के लोग जो है एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी का कि सीएम पद को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन वहीं शिवसेना का साफ तौर पर कहना है कि बातचीत हुई थी और अगर इससे बीजेपी नहीं मान रही है, देवेंद्र फडणवीस नहीं मान रहे हैं, तो अब हम आगे की चर्चा किस बात पे करें, इसलिए हमने आज की चर्चा को रद्द कर दिया है। बिल्कुल अमित, और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस गवर्नर के पास जाके जो है हुकूमत साजी का दावा भी कर सकते हैं, ऐसे में शिवसेना के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? अगर वो अपने बात पर अड़े रहते हैं तो क्या वो कोशिश कर सकते हैं एनसीपी और कांग्रेस से बात करने की, क्या राब्ता करने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में किंग मेकर की जो भूमिका निभा सकते हैं वो है शरद पवार, क्योंकि एनसीपी के पास 54 विधायक है। लेकिन जब ये 54 विधायकों की जीत का जो मामला सामने आया उसके बाद तुरंत जो है शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया कि हम विपक्ष में बैठेंगे, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया, इसलिए हम सत्ता में नहीं जाएंगे। तो जिस तरह से शरद पवार ने इनकार कर दिया, अब शिवसेना के पास भी एक ही विकल्प बचता है कि उसे बीजेपी के साथ जो है जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो अब जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटी हुई है कि कहीं ना कहीं ये 2.5 साल का जो पद जिसमें शिवसेना कहती कि हमारी बातचीत हुई थी यूपी के समय, अगर ये मान ली जाती तो वो राह आसान हो जाएगी। लेकिन दूसरी हमने देखा कि सुबह जो हमने देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया कि आदित्य ठाकरे को उप मुख्यमंत्री पद की भी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिवसेना की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं आया हुआ है। आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम बनाना है नहीं बनाना है वो शिवसेना तय करे, लेकिन सीएम पद को लेकर कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी। तो दोनों ही पार्टियों के बीच लगातार खटास जारी है। देखना ये होगा कल जो विधायक दल की बैठक है उसमें देवेंद्र फडणवीस का जो है चुना जाना तय है, उसके बाद चुनने के बाद जो है किस तरह की प्रक्रिया सामने आती है। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे नाराज चल रही। वहीं इनकी जो सहयोगी पार्टी है आरपीआई, उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के नंबर ज्यादा आए हैं, ये सच्चाई है, तो आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम पद ले लेना चाहिए। और ये जो मान मनोबल चल रहा है दोनों के बीच, जो खटास चल रही है, इस खटास को जल्द से जल्द जो खत्म कर देना चाहिए। और महाराष्ट्र ये खटास जो है जल्द से जल्द खत्म हो पाती है कि नहीं, या फिर ये इत्तेहाद पूरी तरह से खत्म होता है, वो देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। असेंबली इंतखाबात के नताइज जाहिर हो चुके हैं और अब तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पर हार जीत की वजूहात का जायजा लेने में जुट गई है। इसी सिलसिले में नांदेड़ में एमआईएम के दोनों उम्मीदवारों ने पार्टी के कारकुनान के साथ एक जायजा मीटिंग की। नांदेड़ के दोनों असेंबली हलकों से मजलिस उम्मीदवार इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सके। नांदेड़ शुमाल असेंबली हलके से फिरोज खान लाला, जबकि नांदेड़ जुनूब असेंबली हलके से साबिर चाउश उम्मीदवार थे। अगर आप देखें वोटिंग परसेंटेज को अगर निकाले, अगर कास्ट के साथ अगर देख रहे होंगे तो यकीनन हमारे पास भी 42,000 वोट, यानी कि पिछली असेंबली के टाइम पे 32,000, इस बार 42,000, यानी कि 12,000 वोट हमारे बढ़े। बाकी कुछ फ़िरका परस्तों ने जो है सो यहाँ पर अलग अलग काम अफवाहें की है, जिसके वजह से वो सक्सेस हो गए और हम यहाँ पर थोड़ा कम पड़े। ये बताना चाहता हूँ मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की दोनों सीट निकलने की पूरी कगार पे आ चुके थे, पर इस तरीके से कुछ लोगों ने जानबूझ के ऐसी अफवाहें कर दी है कि लोगों को, गैरों को मिलने का एक मौका बता दिया उन्होंने। क्यों? तो खामोशी में जो कैंपेनिंग चल रही थी, तो हम है कि नहीं पुलिस रिपोर्ट में हर चीज़ में आगे चल रहे थे, जबकि किसी को मालूम ही नहीं चल रहा था कि भाई क्या फतवा निकलने वाला है, क्या नहीं निकलने वाला है। हर गैर ईमान वालों को ये मालूम होता है कि भाई जुम्मा के दिन इनका कुछ तो भी बात होती मस्जिद के अंदर, उससे एक मैसेज जाता, उस वजह से भी हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान वाला है। नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुतअद्दिद अजला में पिछले 4 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नांदेड़ में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा है। इन दिनों गोदावरी नदी लबालब है। जायकवाड़ी डैम के 16 दरवाजे खोल दिए जाने के बाद नांदेड़ में भी एहतियाती इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। जायकवाड़ी से 1,07,000 क्यूसेक पानी विष्णुपुरी डैम में पहुंचेगा, जिसकी वजह से विष्णुपुरी डैम के भी 7 दरवाजे खोल दिए गए हैं और 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नदी किनारे रहने वाले तमाम मुकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने और किसी भी तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। अशी आहे की विष्णुपुरी प्रकल्पाचे 9 गेट उघडलेले आहेत
आणि या 9 गेटमधून 1,16,000 क्युसेक्स डिस्चार्ज नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे आणि ह्या वर्षीचा हा सगळ्यात उच्चतम विसर्ग आहे. 2006च्या नंतर ही पहिल्यांदा अशी परिस्थिती एवढ्या मोठ्या विसर्गानं पहिल्यांदा आपण एवढे सोडत आहोत खाली. पीएमसी मामले में आज अकाउंट होल्डर्स ने मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने एहतजाज किया. एहतजाजियों ने अपने हाथों में बैनर और प्लेकार्ड ले रखा था. उन्होंने कहा कि आरबीआई की मर्जी नहीं चलेगी, हमें अपने पैसे वापस चाहिए. 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पीएमसी बैंक के खाता धारकों को पैसा तो दूर, आश्वासन तक अभी सरकार या आरबीआई से नहीं मिला कि उनका पैसा सुरक्षित और मिल जाएगा. इसलिए लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आरबीआई का जो दफ्तर है बीकेसी में, उसके सामने खड़े होकर यहाँ पर देखिए महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जिनके पैसे अटके हुए हैं और वो अपने मेहनत के पैसे को मांग कर रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है. आप बताइए, दिवाली चली गई काली, अभी दशहरा चला गया काला, कोई आश्वासन अभी तक मिला है? अब हमारा बस ये जीवन जाने के कगार पे है. अगर मोदी जी ने, अगर इस गरीबों की सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारी नहीं सुनते हैं तो हम किसके पास में जाएंगे? हमारा पैसा सेफ नहीं है. हम अपने हार्ड एंड मनी कहाँ पे सेव करेंगे? बैंकों में हमारा पैसा सेफ नहीं है. दिवाली दशहरा तो भूल ही जाओ यार, फिलहाल तो जरूरत की चीजें हैं. पैसा तो चाहिए लोगों को यार. कोई मेडिकली इल है, कोई कुछ है, कोई प्रॉब्लम में है यार, कोई देखने वाला ही नहीं है कोई आदमी यार. हमें कहते हैं लालच बुरी बला है. इंसान 1 से 2 और सिंगल से डबल पाने के चक्कर में नुकसान उठाता है, लेकिन आदत से बाज नहीं आता. आए दिन हमारे अतराफ में ठगी, धोखाधड़ी, रकम दुगनी करने का लालच देकर बाद में फरार होने वालों के वाकयात रोनमा होते रहते हैं, लेकिन लोग हैं कि उनके झांसे में फंसते चले जाते हैं. मुंब्रा में हाल ही में केजीएन एसोसिएशन की जानिब से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला पेश आया ही था कि कल्याण में थाने मुंबई व कई शहरों में गुडविन नामी ज्वेलर्स की जानिब से लोगों को ठगने का मामला पेश आया है. ऐन दिवाली के मौके पर इसकी तमाम शाखों पर लटके तालू ने शहरियों का दिवालिया निकाल दिया है. 1,80,000 मैंने भरा था, 2 लाख का मुझको गोल्ड देने वाला था. फिर वो बोला नया बनवा लो, आगे बढ़ा लो उसको. फिर आगे बढ़ा दिया. मुझको गोल्ड लेना था, लेकिन वो बोला नहीं आप आगे बढ़ा लो. आगे बढ़ा लिया. मेरा वो भी पूरा हो गया था. उसके यहाँ गई, 2 तोले का चैन, 2.5 तोले का चैन, अंगूठी सब ऑर्डर दी थी. धनतेरस के दिन मुझको चाहिए, तो बोला अभी दिवाली का है, बहुत ऑर्डर हम नहीं दे पाएंगे. कुछ बहाना करके वो टालता था और ऐसे टाल के, और उसका जब मैं गई उसके यहाँ 22 तारीख को मैं गई थी उसके यहाँ 7 बजे, तो सब उसका खाली था. उसके यहाँ जेवर नहीं थे. मैं बोली सब सोनार लोग जेवर भर के रखे हैं, तुम्हारे यहाँ खाली सब क्यों पड़ा है? नया सब आया है, ऑर्डर है, सब लगाना है और अभी हमको दुकान बंद करना भी. आप मैडम आप जाओ, आप बाद में आना. मैं बोली ऐसा तो गड़बड़ कर रहे हो, अपना पैसा दे के हम लोग आके फिर यहाँ 10 बार चक्कर लगाते रहे, तो ऐसा धोखा किया हो. गुडविन ज्वेलर्स लोगों की रकम फिक्स डिपॉजिट करा के इन्हें इनकी रकम का 20 से 25% ब्याज दिया था. करीब 100-150 लोग यहाँ पे हैं. अभी भीड़ बहुत कम हो गई, लोग चले गए हैं FIR लॉन्च करके. और मैंने यह जो पैसा जमा किया था कि बेटी की शादी के लिए अगर नहीं होगा तो इससे यहाँ पे हमने सोना खरीद लेंगे, इससे अपनी कुछ शादी सी हो जाएगी. लेकिन इनसे जब हम आए, हमने कहा भाई मेरा पैसा वापस दो. हम इनसे 2 महीने से मिल रहे हैं लगातार. ये हमको बोले थे कि आपको ये जो है फिक्स डिपॉजिट में 13% मंथली भी ऐसा बोले थे. थाने के नौपाड़ा की ब्रांच ताला लगा देख ग्राहकों के होश उड़ गए. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. ये सब लोगों का पैसा पीरियड होने के बाद भी नहीं दिया है और वो पैसा लेके इधर से भाग गए. और इसके बारे में लोगों ने कंप्लेंट देने के बाद चीटिंग का केस इधर रिकॉर्ड हुआ है और इसके बारे में हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. मिनिमम 20,000 से 9-10 लाख तक लोगों ने फिक्स डिपॉजिट रखा था, ऐसा अभी तक इंक्वायरी में मालूम हो गया है. एक तरफ घर में पैसा रखना मुहाल, बैंकों का भरोसा नहीं, तो वहीं दूसरी जानिब इस तरह की लालच देकर लोगों की कमाई लेकर फरार हो जाने वालों का भी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास ईडी या इनकम टैक्स वाले
क्यों नहीं पहुंचते? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए थाने से अनवारुल हक की रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर के हडकू टीवी सेंटर इलाके में एडीसीसी बैंक को लूटने की नाकाम कोशिश की गई। बैंकों को 2 दिन तातील होने से लुटेरे रात के अंधेरे में बैंक के बाथरूम के रास्ते से दाखिल हुए और नकद रकम लूटने की कोशिश की, लेकिन बैंक की तिजोरी तोड़ने में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। पुलिस का कहना है कि ये सब बैंक इंतजामिया की लापरवाही की वजह से मुमकिन हो पाया है, क्योंकि 2 साल कबल भी बैंक में चोरी का नाकाम कोशिश की गई थी। उस वक्त ही बैंक इंतजामिया को सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की हिदायत दी गई थी। इंतजामिया ने कैमरे तो नस्ब किए हैं, लेकिन जिस वक्त वारदात पेश आई कैमरे कारकर्द नहीं थे। पुलिस का कहना है कि इमारत भी खस्ताहाल हो चुकी है और सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम नहीं होने से लुटेरों को मौका मिला है। इस मामले में सिडकू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। बैंक में 19 लाख रुपए नकद रकम थी जो लुटेरों के हाथ नहीं लग पाई। हडको सिडको टीवी सेंटर की शाखा है जिला मध्यवर्ती बैंक की। वह एक बैंक लूटी का प्रयत्न हो गया है वहाँ पर, और ये तीसरी घटना है अभी तक। तो इसके पहले ही ऐसा जब प्रयत्न हुआ था तब हमने उनको नोटिस दिया था कि यहाँ सीसीटीवी लगाओ, या कोई लॉन्ग छुट्टी आती है तो वहाँ पर एक आधा सिक्योरिटी गार्ड लगाओ। फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उनका अलार्म की भी सिस्टम नहीं यहाँ पर, और अभी भी प्रयत्न हुआ है, कोई कैश वगैरह गई नहीं, लेकिन प्रयत्न हो रहा है, आगे की कायदेशीर कार्रवाई कर रही है। औरंगाबाद के हरसूल में वाक़े सेंट्रल जेल अपने समाजी कामों के लिए एक अलग शिनाख्त रखता है। इस जेल में कैदियों को बेहतर कारकर्दगी के तमाम मौके फराहम किए जाते हैं। यही वजह है कि जेल में हमेशा कुछ न कुछ सरगर्मियां जारी रहती है। इस मरतबा जेल हुकाम की क़यादत में जेल के बाहर कैदियों के हाथों से बनाई गई अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। इस नुमाइश का इफ्तिताह जेल के सुपरिटेंडेंट के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मराठी फिल्मों के अदाकार भी मौजूद थे। इस नुमाइश में घरेलू इस्तेमाल की अशिया से लेकर लकड़ी का फर्नीचर, अलमारियां, स्टील का सामान और खादी के कपड़ों के अलावा शतरंजियां, रंगे और दीगर आराइश सामान ग्राहकों को अपनी जानिब रागिब कर रहा है। इस नुमाइश में इंसानी ज़रूरियात की तमाम अशिया मौजूद है। मोदी जैकेट भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वाज़ेह है कि मोदी जैकेट सिर्फ हरसूल जेल में ही बनाया जाता है। जेल के हुक्काम का कहना है कि कैदियों के हाथों से बनी अशिया को अवामी हल्कों में पसंद किया जाता है। ये काम पिछले 10 साल से जारी है और जेल में बनी अशिया की मांग में इजाफा भी हुआ है, जिसकी वजह से कैदियों की हौसला अफजाई हो रही है। वाज़ेह नुमाइश से हासिल होने वाले मुनाफे में काम करने वाले हुनरमंद कैदियों का हिस्सा भी शामिल होता है, जो उनकी आमदनी और बजट का वाहिद जरिया कहा जा सकता है। इसलिए भी आम लोग जोक दर जोक इस नुमाइश का रुख करते हैं। ये नुमाइश 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। इस बात की जानकारी जेल सुपरिटेंडेंट ने दी। ये चीज़ें बना रहे हैं, ये चीज़ों को जो समाज के विभिन्न अंगों से जो डिमांड की जा रही है चीज़ों की, उससे बंदियों में एक उत्साह है और उनके जो कला गुण हैं वो उन्हें दिखलाने का एक मौका मिल रहा है। हम यहाँ औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृहों में आए हैं। यहाँ पर कैदियों ने बनाई हुई चीज़ों का एग्जीबिशन है। हमारी एक फिल्म आ रही है फतेह शिकस्त नाम की 15 नवंबर को, और जो काम 350 साल पहले शिवाजी महाराज ने किया था भूले भटकों को राह दिखाने का, वो आज औरंगाबाद का पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। सब महिलाएं आई और ये पूरा इनका स्टॉल देखा। जितने भी आइटम यहाँ पर बनाए गए हैं, आज ये फर्नीचर ओरिएंटेड एग्जीबिशन है इनका, जिसमें सागवान की लकड़ी से बने हुए विविध प्रोडक्ट यहाँ पर एग्जिबिट किए हुए हैं। हर प्रोडक्ट देखते हुए इस बात की पहचान हुई कि हम जब बाज़ार में यही चीज़ें देखते हैं तो वो कितनी तकलादू होती है, और यहाँ पर ये चीज़ें सच में इनका कोई पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है। नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुबह में ही सऊदी अरब पहुंच चुके थे, जहां पर उनका इस्तकबाल हो चुका था रियाद एयरपोर्ट में। और इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी ऑफिशियल से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान माना जा रहा है कि कई मुआहदों पर दस्तखत हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कई मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तेल, गैस,
तवानाई और भी दीगर शोबों से मुतल्लिक मुआहदों पर दस्तखत होने की उम्मीद की जा रही है। दो रोज़ा दौरे पर है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी। साथ ही इस वक्त जो है ऑफिशियल से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान माना जा रहा है कि हिंद सऊदी अरब के बीच कई मुआहदों पर दस्तखत हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साथ ही मोहम्मद बिन सलमान के बीच मीटिंग में माना जा रहा है कि तेल, गैस, तवानाई और दीगर मुआहदों पर दस्तखत हो सकते हैं। शाह सलमान भी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हमरा। कर्नाटक में क्या बीजेपी हुकूमत मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान शहीद को निशाना बना रही है? ये सवाल एक बार फिर उठ रहा है। रियासत की बीजेपी हुकूमत के वजीर तालीम सुरेश कुमार ने 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। टीपू सुल्तान के सबक को स्कूल के निसाबी किताबों से हटाए जाए या नहीं, इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की गई है। कर्नाटक निसाबी कुतुब सोसाइटी को वज़ीर तालीम ने हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर मीटिंग तलब करें और टीपू सुल्तान के मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश करें। वाज़ेह है कि बीजेपी के एक रुकन असेंबली ने टीपू सुल्तान को हिंदू मुखालिफ करार देते हुए टीपू सुल्तान के सबक को निसाबी किताबों से हटाने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता 7 सालों में कॉलेज जाने वाले मुस्लिम तलबा की फीसद में इजाफा हुआ है, लेकिन अब भी सिर्फ 5.2% मुस्लिम तलबा ही ग्रेजुएट हो रहे हैं। बेंगलुरु में दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। बेंगलुरु में दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट ने एक बार फिर तलबा के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी दानिश इदारे ने 167 तलबा में 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम की। मारूफ समाजी शख्सियत हुस्ना शरीफ की सरपरस्ती में ये कार खैर अंजाम पाया। ये मुझे आज जो स्कॉलरशिप दी गई है 30,000 रकम की स्कॉलरशिप दी गई है, ये आज मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए काम आएगी। मेरा अब्बा नहीं है तो इन्होंने दानिश वाले जो है 30,000 रुपीज़ जो स्कॉलरशिप दिए हैं उससे मुझको बहुत मदद हुई है और इंशाल्लाह 5.5 साल में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मेरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो नेक काम कर रहे हैं वो अल्लाह के पास बहुत बड़ा काम है। आई एम डूइंग MBBS in second year MBBS. I am getting the scholarship for the second time. My dad is a Muslim. It's of great use for me. इस मौके पर मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन मोहनदास पाई ने कहा कि मुसलमानों की आबादी 15% है, सिर्फ 5.2% मुस्लिम तलबा ही कॉलेज की तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 7 सालों में मुस्लिम तलबा का फीसद तेजी से बढ़ रहा है। And in this, women enrollment has grown at 7.7%. Women are leading the way for the Muslim community too. So it's growing, but it's not enough. तकरीब में मुकर्रीन ने तलबा से अपील की कि वो अखलाक, आदाब को न भूलें, माँ बाप की कदर करें, करप्शन से दूर रहें, नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद करें। Always have a good heart, be kind and helpful. Respect and obey your parents. They are your gate to Jannah, right? Be humble, never arrogant. Give back to the society. Who has helped you to become successful? If you don't have a heart, if you don't have kindness, if you don't have ethics, if you don't have values, your education is not going to help our country. It might help you, but it's not going to help our country. आप सच्चे मुसलमान हैं तो नाइंसाफी नहीं करेंगे, लोगों के बीच में आप नाइंसाफी नहीं करेंगे। एक मुसलमान का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है? वो इंसाफ पसंद होता है और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता है, उसी का नाम जिहाद है। हुस्ना शरीफ की सदारत में बेंगलुरु का दानिश इदारा गुज़िश्ता 18 सालों से MBBS, इंजीनियरिंग और दीगर पेशावराना कोर्सों के तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम करता आ रहा है।
ज़कात और समाजी फलाह के लिए हासिल होने वाली रकम से खिदमत खल्क का ये काम अंजाम दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। खास बात में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।